Okay, welcome to the revision of dividend decision or dividend policy chapter of FM. तो सबसे पहले the main purpose is dividend देना कि नहीं देना, अगर देना तो कितना देना, तो उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज है और अलग अलग मॉडल है। तो उन्होंने डिस्काइन करे। तो पहले है वॉल्टर, पता नहीं। तो वॉल्टर भाऊ क्या बोले? वॉल्टर भाऊ का एक सिंपल सा फंडा था। क्या फंडा था? कि तुमको दो चीजों को कंपेयर करना है। कौन से दो? वेरी गुड। केई एंड ग्रोथ रेट, दैट इज आर। केई किसका रेट होता है? शेयर होल्डर के क्या एक्सपेक्टेशन है या शेयर होल्डर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसको केई बोलते हैं। और आर किसको बोलते हैं? बिजनेस क्या रेट से बढ़ रहा है उसको आर बोलेंगे। तो वॉल्टर भाऊ ने ये बोला कि तुमको सिंपल सा दिमाग लगाना है, अगर शेयर होल्डर जितना कमा सकता है उससे ज्यादा तुम कमा सकते हो तो उसको डिविडेंड देके क्या मतलब है? कोई सेंस नहीं बनता है। इफ आर इज ग्रेटर देन के तो डिविडेंड कितना देना? 0 देना चाहिए। एंड इफ आर इज लेस देन के, मतलब तुम्हारा बिजनेस जो शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन उसको मीट नहीं कर पा रहा, उसकी अपॉर्चुनिटी को उसको मीट नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारे पास वो क्यों रखेगा पैसा? जितना उतना दे दो। तो डिविडेंड 100%। इफ आर इज इक्वल टू के, तो बेसिकली एनी पे मैनेजमेंट डिसीजन नहीं बे, एनी पे आउट इज मैक्सिमम पे आउट। हाँ, तो बेसिकली कोई भी पे आउट दो, 10%, 20%, 0%, 100%, कुछ भी चलेगा, क्योंकि तुम भी उतना कमा रहे, शेयर होल्डर भी उतना कमा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना। तो वॉल्टर भाऊ ने एक फॉर्मूला निकाला कि प्राइस क्या रहनी चाहिए। तो प्राइस रहनी चाहिए तो जितना तुम्हारा डिविडेंड है उसको, ये हो गई इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट के, ये तो रहना। बट सामने वाले को और क्या इनकम है? अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। अभी ये आर रेट से बढ़ेंगे और के से वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आर डिवाइडेड बाय के इनटू द ब्रैकेट ई माइनस डी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब के, इससे प्राइस आ जाएगी किससे? वॉल्टर। तो एग्जाम में अगर तुमको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वॉल्टर अप्रोच से वैल्यू निकालो, या फिर ऐसा बोलेंगे विच इज द मैक्सिमम पे आउट, तो तुमको सिंपली आर एंड के को कंपेयर करके डिसीजन लेना है। समझा? उसके बाद गॉर्डन भाव है, गुडू, जो भी, हाँ, गॉर्डन भाव ने क्या निकाला? तो गॉर्डन भाव ने दो तीन चीजें इधर उधर के निकाल के अपना फॉर्मूला बनाया। तो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, के ई इज इक्वल टू D1 बाय P0 प्लस जी। तो उसने सिर्फ थोड़ा इधर उधर किया, तो के ई माइनस जी बिकम्स D1 बाय P0, तो P0 बिकम्स D1 बाय के ई माइनस जी। अभी ये हो गया डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एग्जाम में अगर तुमको आया डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से सॉल्व करो, तो तुम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। उसके बाद गॉर्डन भाऊ का क्या है फॉर्मूला? फिर गॉर्डन भाऊ ने इसी फॉर्मूले को अलग तरीके से प्रेजेंट किया। तो इसमें बी क्या होता है? वेरी गुड, रिटेंशन रे। एंड व्हाट इज रिटेंशन रेशियो? माने जितना कमाया, हाँ, अगर 100 रुपए अर्निंग है, ईपीएस है, तो अगर 10 रुपए में से 6 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए अगर डिविडेंड है 6 रुपए, तो 60% क्या हो जाएगा? रिटेंशन रेशियो। और डिविडेंड क्या हो जाएगा? 40%। डिविडेंड कोई दूसरा क्या वर्ड है? पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो, वेरी गुड। अगर मैं 1 माइनस बी करता हूं, पे आउट रेशियो आएगा। ओके, तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे? जित ई मतलब ईपीएस, ईपीएस का 1 माइनस बी मतलब अर्निंग का कितना पार्ट पे किया, मतलब ये इनडायरेक्टली डिविडेंड ही हुआ। तो ये डिविडेंड को उसने क्या कर दिया? ई इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस बी, के को के रख जी। नाउ व्हाट इज ग्रोथ रेट? वेरी गुड, तो ग्रोथ रेट इज बी इंटू आर। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, बिजनेस आर रेट से कमा रहा है। अभी ग्रो कब होता है बिजनेस? कोई भी बिजनेस ग्रो कब होगा? जब उसमें कैपिटल बढ़ाएंगे। कैपिटल बढ़ाएंगे तो बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस ग्रो होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर कितना पैसा बिजनेस में ऐड कर रहे, जितना कमा रहे उसका कितना पार्ट तुम रिटेन कर रहे हैं? बी।
बी इज रिटेंशन, कि मेरे कमाई का कितना पार्ट में बिजनेस में लगा रहा हूं, जितना बिजनेस में लगाऊंगा उतना बिजनेस बढ़ाऊंगा, जितना बिजनेस बढ़ाऊंगा उतनी ज्यादा, ये समझा? यस। तो बी इंटू आर इज ग्रोथ रेट, तो ये इतना पैसा लगाया इस रेट से बढ़ेगा तो बिजनेस इतने रेट से बढ़ेगा, तो के ई माइनस जी। तो फॉर्मूला इज ई इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ये किसका है? गॉर्डन का है, और इसको ही दूसरा एक नाम है, क्या नाम है? कोई भी नाम नहीं है, हाँ, इसको कुछ नाम है, बस यही है फॉर्मूला। ओके, अभी एक भाई साहब थे, एक मिनट, एक भाई साहब थे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से भी बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन से लेके कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो यम एंड एम, मॉडी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच। तो मॉडी गिलियानी मिलर भाव ने क्या बोले कि तुम डिविडेंड दो मत दो, इन्वेस्टर के एंगल से फर्म का वैल्यूएशन सेम रहेगा। तो उनके केस में सबसे पहले तो प्राइस जो होती है वो कैसे निकाली जाती है? हाँ, P1 कैसे निकालते हैं? P1, तो जितना तुम्हारा P0 है वो 1 प्लस के रेट से बढ़ते रहेगा, माइनस जितना तुमने डिविडेंड दिया उतने से प्राइस कम हो जाएगी, तो P1 विल बी P0 इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस के माइनस डी। करे ना ऐसा? हाँ, तो के रेट 1 प्लस के रेट से शेयर का प्राइस बढ़ेगा और जितना डिविडेंड दिए, और अपन ने तब देखा भी था वेदांता कंपनीज एंड कोल इंडिया के केस में, तुम हिस्ट्री चार्ट निकाल के देखो, जब भी कंपनी ने डिविडेंड दिया शेयर मार्केट का प्राइस गिर गया। तो मॉडी गिलानी क्या बोलते हैं कि जब भी तुम डिविडेंड पे करते हो शेयर मार्केट का प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट के प्राइस के अंदर ही अर्निंग्स इंक्लूडेड होते हैं, तो अगर तुम अर्निंग का पार्ट डिविडेंड बोल के देंगे तो वैल्यू भी कम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने बोला है कि माइनस डी कर। पर इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि शेयर होल्डर के एंगल से वैल्यू सेम है? कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक फॉर्मूला बनाया उन्होंने, वैल्यू ऑफ द फर्म, तुमको चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स थे यन, और न्यू इन्वेस्टमेंट जो करना है बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, उसके लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे यन 1। इसको P1 से करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो, इतने पैसे बिजनेस के पास है, इसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चले जाएंगे, और अर्निंग्स ईपीएस या टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म इससे पैसे बढ़ जाएगी, और ये 1 प्लस के इनकम बाय कॉस्ट से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म आएगा। तो अगर तुम दोनों केसेस कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से तो तुमको दिख जाएगा कि डिविडेंड दो या मत दो, तुमका अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन सेम। तो वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन सेम, तो डिविडेंड दिया तो तुम्हारा शेयर का भाव कम हो जाएगा, और उतने पैसे रेज करने के लिए तुमको ज्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे, और यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू ऑफ द फर्म सॉरी डिविडेंड नहीं दिया बल्कि शेयर का प्राइस ज्यादा, तो उतने पैसे रेज करने के लिए कम शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली M&M अप्रोच। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा है ग्राम एंड डॉड। तो ग्राम एंड डॉड को ही दूसरा नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ग्राम एंड डुड्डू क्या बोले? तो ग्राम एंड डॉड ने ऐसा बोला कि जो प्राइस होती है वो तुम जितना डिविडेंड देते हो प्लस अर्निंग का 1/3 उसको मल्टीप्लायर से इफेक्ट से करना पड़ेगा, तो तुमको प्राइस मिल जाए, ना सिर पैर ना लॉजिक, कुछ नहीं है। तुमको इसके अंदर सिंपली क्या करना है, डी के जगह डिविडेंड पुटअप करना है, ई के जगह ईपीएस डिवाइडेड बाय 3, और यम क्वेश्चन में दिया रहेगा तो प्राइस मिल जाएगी, या फिर क्वेश्चन में प्राइस दिया रहेगा तो यम ढूंढना रहेगा, इससे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, तो मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन है इसके ऊपर रिलेटेड, तो इसमें पीई रेशियो निकालने को बोला था और वो ट्रेडिशनल अप्रोच यूज हुआ, तो एग्जाम में तुम्हारे क्लिक होना कि ट्रेडिशनल अप्रोच ही ग्राहम एंड डॉड अप्रोच है, और ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है। तो पीई का रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस बाय ईपीएस, इससे पीई रेशियो मिल सकता है। ओके, हाँ, तो और डिविडेंड को क्या बोल सकते हैं, ईपीएस या फिर ई, इसको मुझे डिविडेंड 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है।
ओके, तो इससे ई मिल जाएगा, ईपीएस मिल जाएगा, एमपीएस मिल जाएगा, पी रेशो, ये सब चीजें ढूंढ सकते हैं। ग्राहम एंड डॉड, ग्राहम एंड डॉड के बाद अपन आए लिंटर मॉडल। हाँ लिंटर, हाँ लिंटर। तो लिंटर ने क्या बोला था कि तुमको इससे प्राइस नहीं मिलेगा, इससे तुमको नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड देना है ये मिल जाएगा। तो वो बोलता है कि D0 में जितना दिया वो तो देना ही पड़ेगा। इसके अर्निंग अर्निंग का तुम्हारा टारगेटेड पे आउट, तुम कितना देने की इच्छा रखते हो उसमें से लास्ट ईयर का डिविडेंड माइनस करो, और ये माइनस होने के बाद तुमको एक एडजस्टमेंट फैक्टर रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करके तुमको देना पड़ेगा। तो इससे नेक्स्ट ईयर क्या डिविडेंड देना चाहिए, लिंटर मॉडल से प्राइस नहीं समझती है, लिंटर मॉडल से नेक्स्ट डिविडेंड कितना देना वो समझ में आ जाता है। तो इतने तरीके हैं, वॉल्टर, गॉर्डन, डिविडेंड डिस्काउंट, लिंटर एंड ग्राहम एंड डॉड, जिसको ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। 5 तरीके। अगर एग्जाम में बहुत बार डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से निकालने को बोलते हैं, जिसके अंदर तुमको ऐसा दिया जाएगा कि हर साल कितना डिविडेंड मिलेगा, फर्स्ट ईयर कितना, सेकेंड ईयर कितना, थर्ड ईयर कितना, फोर्थ ईयर कितना, तो तुमको तब इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में थोड़ा सा आना है। डिविडेंड कितना पे किए हर साल, सपोज 10, 15, 20, 22, 30, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो कितना डिविडेंड दिया वो डिविडेंड लिखो। और तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो डिस्काउंटेड फैक्टर एट द रेट ऑफ केई, या वो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने आते हैं, 1 सपोज 15% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इससे जो आंसर आएगा, इतना अमाउंट तुमने आज के तारीख में उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, तब जाके तुमको इतना डिविडेंड मिल जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में एक और एक क्वेश्चन होता है कि जहां पे डिस्काउंट डिविडेंड जो है अनंत काल तक पे हो रहा है, तो एन्युटी परपेचुइटी, तो तुमको उसमें क्या करना है, एन्युटी परपेचुइटी के टाइम क्या है, एन्युटी परपेचुइटी के टाइम पे तुमको A डिवाइडेड बाय I माइनस जी, या इसी को ही D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी भी बोल सकते हैं। तो सपोज 6th ईयर में मुझे डिविडेंड देना है 30 रुपए, तो तुम्हारा 30 रुपए 6th ईयर का रहेगा। KE 15% है, ग्रोथ रेट, जी निकालने का तरीका है B इंटू आर, B इंटू आर करके जी निकाल सकते हो, सपोज 9%, तो कितना था, 2 मिनट करो, 30 डिवाइडेड बाय 0.06, 500। तो बच्चे इधर 500 लिख देते हैं, तो बट ये याद रखो कि इसको ईयर 6 नहीं बोलना है, ईयर 5 बोलना है, क्योंकि 500 रुपए में अगर अभी इन्वेस्ट करूंगा तो जाके 30 रुपए मिलेगा, तो ये 30 के जगह यहाँ पे 500 लिख देना, और ईयर 5 लेना, ये एक्सीडेंटल एरिया है, 6 नहीं लिखने का, 5 लिखने का, क्योंकि 5 ईयर में इन्वेस्ट करेंगे तो 6 ईयर से उतना डिविडेंड आते जाएगा, और डिस्काउंट करके ये टोटल निकालो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से, या तुमको इससे मिल जाएगा कि आज के तारीख में क्या प्राइस है। तो इसके बाद अपन आए एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पे था कि बोनस इशू, स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, या स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, तो स्टॉक डिविडेंड इज नथिंग बट बोनस। अगर तुमको वर्ड डिविडेंड आया तो कोई इशू नहीं, स्टॉक डिविडेंड का मतलब ही बोनस इशू होता है। तो इसके ऊपर तुमको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सपोज मैं बोनस इशू करता हूं, बोनस इशू करता हूं, तो बोनस इशू जब करता हूं तो रिजर्व्स कम हो जाते हैं, इक्विटी कैपिटल बढ़ जाता है, टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बोनस क्या होता है, तुम्हारे रिजर्व्स में से बैलेंस हटा के इक्विटी कैपिटल में ऐड होता है, तो टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम। ठीक है, ये बोनस का है। बोनस की वजह से फेस वैल्यू में क्या चेंज हो जाता, नो चेंज, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। मार्केट प्राइस में क्या चेंज आता है, यस कम हो सकता है। अगर सपोज 1:1 बोला है तो हाफ हो जाएगा। अगर सपोज मुझे बोला है कि एक बोनस इशू फॉर 5 शेयर्स, तो तुमको थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस थी 300, तो उसको डिवाइडेड बाय 5 शेयर को 1 शेयर मिला, तो डिवाइडेड बाय 6 करो, 50 ना, तो मार्केट प्राइस हो जाएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 5:1, एक को 5 अगर बोनस शेयर मिलते हैं तो टोटल शेयर हो जाएंगे 6, तो 300/6 करके 50, तो तुम्हारा मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस तुमको ध्यान से करना है, मार्केट प्राइस को अफेक्ट होगा क्या, होगा। 5:1 मतलब एक शेयर को 5 शेयर, मतलब एक शेयर के कितने शेयर हुए, एक को 5 बोनस मिले तो टोटल 6 हुए, तो करंट मार्केट प्राइस ही रहेंगी टोटल इसकी, तो डिवाइडेड बाय 6 करके 50।
एग्जाम्पल के तौर पे तुम करके बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं कि करंट मार्केट प्राइस है 200, कितना है 200, अब बोनस इशू हो रहा है 5:2, 2 शेयर को 5 शेयर, बोलो। 28.57 कैसे करेंगे? गलत, 400/7। हाँ, ये याद रखो, 2 शेयर को 5 शेयर मिलेंगे, तो 2 शेयर का प्राइस कितना होगा? 200 200 400, तो 400, और कितने शेयर रहेंगे? 7, 57 पॉइंट। ओके, अगर मैं बोलूं एक शेयर मिल रहा है 5 शेयर को बोनस, मतलब 5 शेयर है मेरे पास, तो मुझे एक बोनस मिलेगा, और करंट मार्केट प्राइस है सपोज 100, तो कितना होगा? क्योंकि 5 शेयर है, एक शेयर का वैल्यू 100 है, तो 5 शेयर का कितना हो जाएगा? 500, और मेरे पास शेयर कितने रहेंगे? 6, तो कितना हो जाएगा? समझा कि नहीं? तो करंट मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, फेस वैल्यू पे नो चेंज, करंट मार्केट प्राइस विल इंपैक्ट, रिजर्व्स कम, इक्विटी कैपिटल ज्यादा, टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, यस। फिर आ गया स्प्लिट। स्प्लिट के केस में रिजर्व पे क्या फर्क पड़ता है? नो चेंज। इक्विटी कैपिटल नो चेंज। टोटल कैपिटल नो चेंज, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फेस वैल्यू डिपेंड, क्या डिपेंड? कमी तो होने वाली है, स्प्लिट हो रहा, तो 1:1 अगर बोला है तो पहले 10 रुपए था, तो अभी बाद में कितना हो जाएगा? 5। अगर ऐसा बोला है कि 5 शेयर ऑफ 1 शेयर, तो 10 का क्या हो जाएगा? 2 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि एक शेयर के 5 टुकड़े हो रहे, तो 10 के 5 टुकड़े करना है, 2 रुपए, तो फेस वैल्यू विल कम डाउन। मार्केट प्राइस अफेक्ट होती क्या? यस, तो करंट मार्केट प्राइस भी चेंज हो गया। अगर 5:1 बोलता और करंट मार्केट 100 है, तो वो हो जाएगी 20, तो करंट मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, फेस वैल्यू पे इंपैक्ट आएगा। रिजर्व्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टोटल कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ेगा। रिवर्स स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट के अंदर क्या होता है? बहुत सारे शेयर्स, सपोज 5 शेयर है, तो वो एक शेयर बन जाएगा, उसको बोलते हैं रिवर्स स्प्लिट। रिजर्व्स पे फर्क पड़ेगा क्या? नो। इक्विटी कैपिटल नो। टोटल कैपिटल नो, टोटल कैपिटल पे नहीं, इक्विटी कैपिटल पे नहीं, रिजर्व्स पे भी नहीं पड़ेगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि 1:5, 5 शेयर का एक शेयर हुआ, तो 10 का क्या हो जाएगा? 50, फेस वैल्यू हो जाएगी 50। और करंट मार्केट प्राइस सपोज 10 रुपए है और 5:1 हुआ, तो 50 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो करंट मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, फेस वैल्यू बढ़ जाएगी, रिजर्व्स पे कोई फर्क नहीं, इक्विटी कैपिटल पे फर्क नहीं, टोटल कैपिटल पे फर्क नहीं। इसमें थियरी ऐसा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते, कोई प्रॉब्लम? दैट्स इट, डिविडेंड चैप्टर इतना ही है। एग्जाम में 5 मार्क के आने के चांसेस है, और ये बोनस है बोलूंगा मैं, क्योंकि तुमको भी पता है क्वेश्चंस तुमने किए बहुत इजी इजी आते हैं। जब भी कभी भी तुमको ऐसा लगा कि एफएम अपने को जम रहा नहीं, तो ये 3 टॉपिक है जो तुमको करने, लिवरेज, डिविडेंड डिसीजन, एंड अभी जो अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो, तो ये सब टॉपिक्स तुमको पढ़ने हैं। ओके, फिर एफएम इजी लगेगा। वैसे तो मैं पढ़ाया, इजी लगना ही है।